Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Now we will see the second part of 8th chapter of SST, Framing of Constitution and its Features. Listen carefully. Size of the Constitution. Indian Constitution is divided in 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices. The Constitution comprises provisions for state administration and states, interrelation, fundamental rights, principle for political policies, judiciary, election commission, government institution, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitutions. अब भारत के संविधान का जो साइज यानी जो आकार है, तो भारत का संविधान 22nd पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 395 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिसेस हैं। उसके अलावा इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की जो शासन व्यवस्था है उनके इंटर रिलेशन मतलब आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, उनकी ड्यूटीज और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्वराज्य की संस्थाएं, माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, और उसके अलावा उनकी जो विशेष व्यवस्था है ये सब की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा अगर उनकी तुलना करें तो बहुत ही डिटेल ऐसा डॉक्यूमेंट है। देन सिंगल सिटीजनशिप। इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, one for United States of America and another for state citizenship. But in India, there is only single citizenship irrespective of any region or state of the country. Only citizens of Jammu Kashmir have dual citizenship, one for India and another for the state of Jammu Kashmir. तो अमेरिका जैसे देशों में हर व्यक्ति को दो तरह की सिटीजनशिप दी हुई है, एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की तथा दूसरी जो उस राज्य में रहते हैं उन लोगों की सिटीजनशिप। जबकि इंडिया में किसी भी राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक ही सिटीजनशिप है, वह है इंडियन सिटीजनशिप, और हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। Then the center with strong federal structure. India is a union of states. There is nowhere any reference of the word federal in the constitution. Union of states is the sentence used for India. By the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its companion states is indicated. India is a union of states and no state has right to secede it. Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian Federation, there are two sets of governments, the union government and the state governments. The Constitution has clearly marked areas of functioning for both the kinds of government. तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी ऐसा फेडरल शब्द जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत के राज्यों का जो संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस प्रकार भारत संघीय राज्य है। संघ शब्द द्वारा भारत में केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच कोई भी परिवर्तन मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। समन्वय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में और कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण मतलब जो लॉज है वो बनाती है। संविधान में केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। उसके अलावा जहाँ भी स्वतंत्र न्याय तंत्र की व्यवस्था की गई है वो निष्पक्ष है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद के संदर्भ में संविधान का अर्थघटन करके विवाद का समाधान करता है। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम जुडिशियरी करती है।
Then the constitution demarcates the powers of the central and the state governments into different lists of subject. First, union list. Union list comprises 97 subject of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph are included in the union list. तो इंडिया में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके संविधान में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है। तो सबसे पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे डिफेंस, देन फॉरेन अफेयर, उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, देन कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किए गए हैं। देन स्टेट लिस्ट। द स्टेट लिस्ट comprises of 66 subjects. The state list comprise of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. Subjects like law and order, then state government institution, agriculture and irrigation, health and land, interstate trade, commerce are included. If there are failure of the law and order in the state, the union government with consent or against the will of the state can send reserve police force. तो स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है और जिन पर कानून बनाने की जो सत्ता है वो राज्यों की विधानसभाओं को दी गई है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, देन एग्रीकल्चर, देन स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य यानी कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की सहमति अथवा सहमति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को भेज सकता है। देन कॉन्करेंट लिस्ट। In addition to this, the Constitution provides for a third list that is called the concurrent list, which consists of subjects of common concern both of the center and the state government. The central and state government can pass laws on this subject. The concurrent list has 47 subjects. This list include subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. तो कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को मिला हुआ है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून के वजह से दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट या संघर्ष हो जाता है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार ये जो शासन व्यवस्था है वो कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों के संदर्भ में केंद्र को विशेष सत्ता सौंपी गई है। इस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो क्रिमिनल केसेस, देन सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स यानी शादी या फिर तलाक, तथा एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। Now residuary powers. The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. तो जो सब्जेक्ट्स केंद्र तथा राज्यों के बीच किसी भी तरह की सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है, जिनको डिवाइड नहीं किया गया है, ऐसे विषयों को जिसमें जिस सत्ता में शामिल किया गया है उसको कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। इसके अतिरिक्त विषयों के अथवा शेष सत्ता जिसमें शामिल विषयों पर कानून का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करने की मतलब उसमें बदलाव लाने की पूरी तरह से जो कोशिश है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। देन the financial distribution of resources is done between union government and state governments. Excise and custom, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having meager
फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। भारत में जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार है उनके बीच जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे जो इसमें राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखकर किया जाता है। देन यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। There are three provisions for emergencies in Constitution of India. National emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. अब आपातकालीन के दौरान एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट की हुई होती है, आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया हुआ है। एक, जब वॉर हो या फिर किसी बाहरी जो देश ने आक्रमण किया हो या फिर अगर विद्रोह की परिस्थिति हो या फिर जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देन सेकेंड, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। अगर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को भंग किया जा रहा है अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। देन थर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। अगर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन मोर पावर टू डील विद दिस इमरजेंसीज। एट दैट टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनिटरी सिस्टम। तो इस तरह से इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदली जाती है। मतलब आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है। Then parliamentary system. India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system, the parliament is the supreme authority representing people. The legislature at the union is the parliament. The parliament is bicameral, means it has 2 houses, upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha, lower house is known as Lok Sabha. तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है और लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद के 2 हाउसेज है, 2 सदन हम कह सकते हैं। जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा और जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना करती है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं और कैबिनेट जो पार्लियामेंट होता है उसके प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक जो इम्पोर्टेंट निर्णय हैं, जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। Though the government is carried on in the name of president at the union and the governor in the states, actual administration is carried by the council of ministers headed by the prime minister at the union and the chief minister in the states. The council of ministers is responsible to the legislature that comprises representative of the people. तो केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन राज्यपाल के नाम से, जिसको हम गवर्नर कहते हैं। लेकिन वास्तविक सत्ता का जो उपयोग है वो केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और राज्यों में मुख्यमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना 5 वर्षों तक के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है और जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। Now the president selects 12 people who are experts and experienced from various fields for Rajya Sabha. Rajya Sabha is permanent house in which 1/3 member retire every 2 years and the same number of member for election. Thus each member has 6 years of tenure in Rajya Sabha. The powers of Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior and decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved.
तो राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो है वो अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में तय करते हैं। और राज्यसभा स्थायी सदन है, उसके स्थायी यानी परमानेंट है, उसके 1/3 जो मेंबर्स है वो हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं, और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम है, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण और निर्णायक है। Now, independent and impartial judiciary. The Constitution has provided for the establishment of independent and impartial judiciary. There is Supreme Court at the top, then there are High Court at state and under its jurisdiction are the District Court at district level, and at the Taluka level there are local and special courts. The judgment of Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nations. In case of conflict between the union and state government, matters relating to constitution and interpretation of statutes, the final decision is vested with Supreme Court. The Supreme Court is the protector and guardian of the constitution. तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल ऐसी जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट और निचले स्तर पर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल के जो कोर्ट्स हैं ये सारे, उसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो भी जो काम करते हैं उनका फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। उसके अलावा अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। न्यायपालिका एक ऐसी कार्यपालिका है जो स्वतंत्र है और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। Now, amendments in Constitution. Compared to other countries, Constitution of India is dynamic. Constitution can be amended as and when required. Constitutional provisions can be amended 3 ways. Amendment can be made by a simple majority of members present and voting in the parliament. Certain amendments require as a special majority, that is 2/3 majority of members present and voting. Concerning the union-state relations, the special majority, that is 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required. तो भारतीय संविधान पूरे विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में सबसे परिवर्तनशील है। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में बहुत से बदलाव की आवश्यकता पड़ी है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कुछ ऐसी कंडीशन में जब पार्लियामेंट जो उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। देन सेकेंड, कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के दोनों जो हाउसेस है उनके सदस्यों के बहुमति मतलब मेजोरिटी जो वोट्स होते हैं उस पर जो उसमें जो पार्टिसिपेट होते हैं उनके 2/3 जो लोग होते हैं उनके द्वारा बदलाव किया जा सकता है। और थर्ड, संविधान के कुछ पार्ट में सुधार करने के लिए या फिर अमेंडमेंट के लिए संसद के दोनों जो हाउसेस है उनकी मेजोरिटी जो वोट है उसके जो मेंबर्स है उनके 2/3 जो हिस्से के जो जितने मेंबर्स 7 आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की जो परमिशन होगी उसके लिए ज़रूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जा सकते हैं। If there is any amendment to be made in the interrelations between union, state, structure of or in supreme judiciary, then half of the states from the total states have to give consent. Judgment of court can also bring amendment by the parliament. There will be no change in the basic structure of the constitution. Simple majority in parliament can bring change in the amendments of the constitution. That is why the constitution is known as the most unconstant and flexible document, but in certain cases it is not amendable by simple majority. Without the majority consent of states, it's not amendable. Then, the mixture of both makes the constitution.
तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी तरह का उनके जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसमें अगर किसी तरह का बदलाव करना हो तो आधे से ज़्यादा राज्यों की परमिशन की ज़रूरत होती है। कुछ मामलों में जो संसद के जो मेजॉरिटी वोट है उससे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला यानी फ्लेक्सिबल माना जाता है, क्योंकि कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं भी किया जा सकता। राज्यों की जो परमिशन है वो बिना, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमारा संविधान क्या है, दृढ़ है, उसमें चेंजेस हम नहीं ला सकते। तो दोनों का मिश्रण, दोनों को मिक्स किया जाता है, इसीलिए भारतीय संविधान एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य मानकर चलता है। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इन इंडिया we have a system of adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard. तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इस विषय पर हमने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अनुसार 18 साल की उम्र के बाद हम लोगों के पास, जितने भी सिटीजन हैं, सारे नागरिकों के पास एक अधिकार आता है, राइट टू वोट, और उसमें किसी भी तरह की कास्ट को, रिलीजन को लेकर या लैंग्वेज को लेकर या मेल हो या फीमेल हो, किसी भी तरह का भेदभाव उसमें नहीं किया जा सकता। Then secularism. We have discussed earlier about secularism in the preamble. In the Constitution, India has been declared as a secular state. People of different religion reside in India. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. No citizen can be given special right or cannot be deprived with certain rights. The state has to be absolutely impartial and neutral in respect of religion. Only secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. Secularism means that the state doesn't interfere in matter of religion or bias to any specific religion. The state has to be secular and indifferent followers of every religion are free to follow and practice their religion of choice. तो जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तब हम लोगों ने सेक्युलरिज्म ये वर्ड को थोड़ा हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव का स्वीकार किया हुआ है। तो राज्य के किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं हो सकता। राज्य को अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, तो इस मामले में राज्य जो है वो तटस्थ है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके अलावा भारतीय संविधान में धार्मिक जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक वर्ग है और लोगों को अनेक विशेष अधिकार तथा सुविधाएं प्रदान की गई है। तो मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। Then judicial review. Judicial review is the chief characteristic of the Constitution. Judicial review administers the working of union and state within jurisdiction without disrespecting the powers of parliament. The Constitution has made an effort to harmonize the principle of judicial review. Parliamentary amendments, then external order, ordinances and judicial judgment are given for judicial review. If the court finds any indiscrepancy in the external orders, ordinance or judicial judgment, it can stop by declaring them अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो जुडिशरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने अपने कामों में जो भी काम उनको दिया गया है उसकी निगरानी रखने का काम जुडिशरी को दिया गया है। तो जो भी संसद या फिर विधानसभा इनके द्वारा जो बनाए हुए लॉज है, कानून है, उनको, उनके फैसलों को, उनके आदेशों को और उनके सुधारों को समीक्षा करने की सत्ता किसके पास है? जुडिशरी को सौंपी गई है। उसके अलावा न्यायालय के बनाए हुए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए आदेश अगर उनके मूलभूत सिद्धांतों के साथ कोई भी अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको रद्द कर दिया जाता है।
Now, fundamental rights and duties. Fundamental rights are conferred to the people of India by the Constitution to live a dignified life. The most valuable capital of our country is in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. Right to constitutional remedies, and for the children 6 to 14 years of age, right to educate are also made available. तो भारत के जो लोग हैं वो स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए हुए हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि, उसके साथ उनके अधिकार, उनकी कुछ ड्यूटीज यानी कर्तव्य दिए हुए हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष तक, 6 साल की उम्र से लगाकर 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मतलब उनको कंपलसरी एजुकेट करने का अधिकार संविधान में शामिल किया गया है। Now, directive principle of state policy. Protection of people, security and welfare should be carried out by the state. These principles provide direction for state governance and policy making. So, they are called directive principles. तो लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए ऐसे कुछ प्रयत्न किए गए हैं जिसमें राज्य सरकार काम करती है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो राज्यों का प्रशासन तथा उनकी जो नीति यानी उनकी जो पॉलिसीज है उसमें राजनीति के मार्गदर्शक कुछ ऐसे सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन सिद्धांतों को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नाउ प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड backward section and tribe and deprived class in the mainstream. There are specific provision in the constitution. Reserved seats are allocated in legislature and local self-governing bodies. Election to provide the representation. Reservation quota has been provided for admission in educational institute and government jobs in proportion to their population to provide equal opportunity. Children of backward section and tribe are given scholarships, basic amenities and waived fees which come under optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitution. तो समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर पिछड़ी जातियां हैं उनके विकास में वो पीछे न रह जाए, इसीलिए उनके ग्रुप्स को कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटीज़ या फिर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। विधानसभा में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें जो मेंबरशिप दी गई है, इसलिए कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड होती है। उसके अलावा जो निर्धारित सीटों का कुछ पार्ट इनके लिए रिजर्व किया जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के जो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए या फिर शैक्षणिक विकास के लिए जो स्कॉलरशिप या फिर उनको जो कंसेशन दिया जाता है उसमें उनको कुछ सुविधाएं या फिर फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती है। इसके लिए संविधान में कुछ ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज मतलब सकारात्मक भेदभाव या फिर रक्षणात्मक भेदभाव उसको हम कह सकते हैं, इस पॉलिसी की व्यवस्था की हुई है संविधान में। ओके, तो जो पिछड़े जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनको भी अपने साथ वो चल सके, डेवलप कर सके, इसके लिए ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।